घर का जो मिट्टी है, घर की जो नींव है, वो खराब हो गई है। हमारे घर पे भी एंटिटीज दिखना चालू हो गई थी, जो कि मुझे कोई ब्लैक सी शैडो आके आ जाती थी और मैं कंबल ओढ़ के सो जाती थी। रात रात भर लाइट जला के सोती थी। ब्लैक मैजिक की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। कुछ फेंक दिया है, कहीं पे मिट्टी पे गाड़ दिया है, जैसे कि लगता है कि कोई है घर पे मेरे। मैं एक 1 BHK अपार्टमेंट, पीछे से कोई आया और उनको ऐसे पुश कर दिया और वहां से उनको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूं जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं, जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे वो जिंदगी भर अपने ऊपर से हटा ना पाए। वैसे आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपको एक मूवी रिकमेंड करना चाहूंगा जिसका नाम है छोरी 2। अमेजोन पे यह मूवी अभी लॉन्च हुई है और आते ही इसने ऑलरेडी ट्रेंड करना स्टार्ट कर दिया है। मुझे ये मूवी बहुत पसंद आई और इसको देखने के बाद लिटरली मेरा दिमाग जो था वो बुरी तरीके से चकरा गया। और उसका रीजन क्या था? इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट दिखाया गया है चाइल्ड सैक्रिफाइस का, चाइल्ड मैरिज का और ऐसे बहुत सारे डार्क रिचुअल्स जो कि पहली बार शायद मैंने इस तरीके से देखे होंगे, जिसको इस तरीके से खोल के दिखाया गया है इस मूवी में। काफी टाइम बाद एक अच्छी हॉरर मूवी आई है और हॉरर फैंस के लिए कोई बहुत बड़ी ट्रीट से कम नहीं है। और आज का जो हमारा पूरा रियल इंसिडेंट होने वाला है वो इसी चीज के ऊपर होने वाला है, जैसे कि डार्क रिचुअल, ब्लैक मैजिक, चाइल्ड सैक्रिफाइस, चाइल्ड मैरिज और बहुत सारी चीजें। आज का जो पूरा रियल इंसिडेंट है यह हमें सौम्या ने भेजा है। सौम्या जो कि उड़ीसा की रहने वाली है। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा सौम्या के परिवार के बारे में जान लेते हैं। सौम्या का जो परिवार है, यहाँ पर जितनी भी फीमेल्स की ब्लड लाइन चलती आ रही, मतलब दादी, मम्मी, बेटी, इन सब के पास एक बहुत बड़ी सुपर पावर है कि इनकी जो इष्ट देवी है वो इनके सपने में आके हमेशा से इन्हें वो सारी चीजें बताती आई हैं जो प्रॉब्लम इनके घर में आने वाली है। ये बहुत ज़्यादा पूजा पाठ वाली फैमिली है, ब्राह्मण फैमिली है, जो अपने पितरों को बहुत ज़्यादा पूजते हैं, अपने कुल देवी देवताओं को बहुत ज़्यादा पूजते हैं और अपने भगवान को बहुत ज़्यादा पूजते हैं, जिस वजह से शुरू से ही इनके फैमिलीज़ में हमेशा से किसी भी चीज़ की कमी नहीं रही। और ये कहावत इनके घर में शुरू से चलती आ रही है कि जितनी भी फीमेल की ब्लड लाइन है उसमें देवी आके इन्हें दर्शन देती है और पहले ही सारी चीज़ें बता देती है। ये चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आगे जाके एक एक चीज़ को आप अगर कनेक्ट कर पाओगे तो आज की वीडियो को आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ये पूरा रियल इंसिडेंट सौम्या की पूरी फैमिली के साथ हुआ, दादा नानी दोनों फैमिलीज के साथ हुआ। और ये पूरा रियल इंसिडेंट शुरू हुआ 1990 में। सब कुछ बहुत सही चल रहा था। सौम्या के जो नाना जी थे वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टेबल फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब उनकी जो फैमिली थी उनमें उनका जो ओहदा था वो सरकारी लेवल पे बहुत बड़ा था, जिसकी वजह से उनकी जो इनकम थी वो बहुत ज़्यादा आती थी। गाँव में वो सबकी हेल्प किया करते थे। घर में जितने भी बच्चे हुआ करते थे उनके बीच में ऑलरेडी प्रॉपर्टी डिवाइड होने के बारे में बात हो चुकी थी, लेकिन होता है दिमाग में बार बार कुछ ना कुछ आता है बच्चों के, तो वो अपने जो थॉट्स थे वो नाना जी के सामने रखा करते थे। आगे बढ़ने से पहले एक बार दादाजी के परिवार के बारे में भी जान लेते हैं। जो दादाजी थे वो अच्छी खासी एक प्रोफाइल पे जॉब कर रहे थे, पर वो सरकारी जॉब नहीं थी। लेकिन जो उनके बेटे थे, मतलब सौम्या के जो पापा थे, वो एक अच्छे खासे सरकारी टेलीकॉम में काम किया करते थे। इसी को देखने के बाद जो नाना जी थे उन्होंने सौम्या की मम्मी की शादी उनके पापा से करवाई थी। जो शादी हुई थी वो बहुत ही ज्यादा धूमधाम से हुई थी, लेकिन एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी, शादी के बाद जो सौम्या की मम्मी थी वो बच्चे कंसीव कर पाती थी लेकिन बच्चों को बर्थ नहीं दे पाती थी। मतलब बच्चे पेट तक तो पहुंचते थे लेकिन इस दुनिया तक नहीं पहुंच पाते थे। हर साल कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती थी जिसकी वजह से उनके मिसकैरेज हो जाते थे। ऐसे ही चलता रहा। शादी होने के बाद एक मिसकैरेज, 2, 3, 4, 5, 6, जब 5-6 बैक टू बैक मिसकैरेज हुए तो जो सौम्या के दादाजी थे उन्होंने एक डिसीजन लिया कि वो सौम्या के पापा की दूसरी शादी करवा देंगे। लेकिन जो सौम्या के पापा थे वो सौम्या की मम्मी से इतना ज़्यादा प्यार करते थे, उन्होंने अपने पापा के सामने ये चीज़ रख दी कि अगर आप शादी करवाओगे तो मैं सौम्या की मम्मी को घर छोड़ दूंगा और मैं खुद ये घर छोड़ के चला जाऊंगा यहाँ से, लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। इस विवाद को बढ़ते देख नाना जी ने बीच में अपने जो है कदम जमाए और फिर नाना जी और दादाजी की आपस में बात हुई कि हम इसको इस तरीके से देख रहे हैं कि बच्ची के अंदर कोई कमी है। अगर बच्ची के अंदर कोई कमी होती तो बेबी कंसीव हो ही नहीं पाता।
कमी किसी और चीज़ की है। तो जब दूसरे बुजुर्गों को इन्वॉल्व करा गया तो दूसरे बुजुर्गों ने एक सिंपल सा सॉल्यूशन दिया कि आप लोग इतना क्यों लड़ रहे हो, एक काम करो, किसी एक बेहतर इंसान को, मतलब सिद्धि पुरुष, तांत्रिक को या बाबा को या पंडित को घर पे बुलाओ और उनको दिखाओ और उनसे पूछो कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, किस वजह से ये दिक्कत हो रही है। जब दूसरे बुजुर्गों की राय पर एक अच्छे खासे सिद्धि पुरुष तांत्रिक को बुलाया जाता है तो वो तांत्रिक वहाँ पर जो चीज़ें बताता है उसको सुनने के बाद सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उस तांत्रिक ने बताया कि ऐसा है, दादाजी के परिवार के ऊपर किसी ने बहुत बुरा ब्लैक मैजिक कर रखा है। ये सुनने के बाद सब बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे। पहले तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जब उस तांत्रिक ने अपनी एंटिटीज़ को भेज के दूसरी एंटिटीज़, मतलब जो वहाँ पर पहले से एंटिटीज़ थी, उनसे बात करवाई तो कुछ ऐसे नामों का खुलासा हुआ जिसको उस तांत्रिक ने किसी के सामने आने ही नहीं दिया। जैसे पहले एक रूल हुआ करता था, अभी भी ये रूल है, लेकिन फिर भी लोग नक्शा बता देते कि आपके घर परिवार में जिसने कराया है वो इतना दिखता है, ऐसा दिखता है, उसका फेस स्ट्रक्चर ऐसा है। लेकिन पहले के टाइम पे इसे बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं किया जाता था। लेकिन जो तांत्रिक थे उन्होंने ये बता दिया था कि दादाजी के साइड के जितने भी रिलेटिव्स हैं उनमें से ही किसी की ये इन्वॉल्वमेंट रही है। साथ में जो नाना जी के परिवार के साइड के लोग थे उन्होंने भी सौम्या की मम्मी के ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रखा था पहले से। मतलब दोनों ही परिवार के कोई ना कोई दुश्मन रहे हैं जिनकी वजह से सब कुछ हो रहा था। तो जब दादाजी के सामने ये सारी चीजें खुल के आई तो दादाजी ने उन तांत्रिक से रिक्वेस्ट की और अपने पूरे घर को बंधवा लिया, जिसकी वजह से अब दादाजी के घर में प्रॉब्लम होनी बंद हो गई थी। जब ये प्रॉब्लम बंद हुई तो 1991 में सौम्या ने जन्म लिया। ये पूरा रियल इंसिडेंट पता नहीं कितने सालों से चलता आ रहा है उनके घर में, लेकिन 1991 में सौम्या का जन्म हुआ। और जब सौम्या का जन्म हुआ तो घर में सारी चीज़ें बिल्कुल स्टेबल रहने लगी। लेकिन नाना जी का जो परिवार था वो एक बहुत ही बड़े ओहदे पे था। तो नाना जी गांव में सबकी मदद किया करते थे, पैसे से लेके किसी भी चीज़ की अगर कमी होती थी तो नाना जी हर चीज़ में हेल्प करते थे। और यही चीज़ दूसरे रिलेटिव्स को बहुत ज़्यादा चुभती थी, जिसकी वजह से इनके घर में कोई ना कोई ब्लैक मैजिक किया करता था। नाना जी ने अभी तक अपने घर को बंधवाया नहीं था क्योंकि उनके घर में ये सारी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। लेकिन फिर भी जो चीज़ें बैक टू बैक दिखनी शुरू हुई, उनको देखने के बाद में सब बहुत बुरी तरीके से दहल गए थे। दोनों ही परिवार पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी ये जो देवी की शक्ति थी, ये दादी के पास, परदादी के पास, इनकी मम्मी सौम्या की मम्मी के पास ये चीज़ें इस तरीके से चलती आती थी कि घर में अगर कोई भी प्रॉब्लम होने वाली होती थी तो इनको पहले पता चल जाती थी। देवी माँ इन्हें बहुत बार ऐसी चीज़ें बता चुकी थी जहाँ पर अलग अलग सिग्नल्स इन्हें मिलते थे कि इनके घर परिवार में कुछ ना कुछ बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल चल रहा है। लेकिन जब देवी माँ आती थी तो वो हमेशा अलग अलग रूप में आती थी। कभी बुजुर्ग बन के आती थी, कभी जवान औरत बन के आती थी, कभी एक लड़की बन के आती थी। कुछ ना कुछ ऐसा होता था जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। लेकिन इनकी जो एक ब्लड लाइन की एक चीज़ जो मेरे सामने आई वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि अगर दादी ने कोई सपना देखा तो वो अपना सपना अपनी बेटी को नहीं बता सकती। अगर सौम्या की मम्मी ने कोई सपना देखा तो सौम्या तक वो सपना खुल के नहीं आ सकता। ये एक इस तरीके से एक सिद्धि थी, एक इस तरीके से पूजा थी कि अगर आपने अपना सपना देखा हुआ बता दिया तो आपकी सिद्धि खत्म होने का पूरा डर होता है। कुछ टाइम तक इनके घरों में सब कुछ ठीक रहा, दिन बहुत सुकून के निकले, रातें बहुत सुकून की निकली। लेकिन जैसे कि पहले मैंने आपको बताया, जो शुरुआती तांत्रिक को बुलाकर दादाजी ने अपना घर बिल्कुल बंधवा लिया था। कुछ टाइम बाद जो दादाजी के जो दोस्त थे, जो तांत्रिक आए थे, वो किसी रीज़न से एक्सपायर हो गए, मतलब वो शांत हो गए, उनकी डेथ हो गई। जिसकी वजह से जो घर इन लोगों ने अपने बंधवा रखे थे उन घर में चीज़ें फिर दोबारा स्टार्ट हो गई। अचानक से इनको बुरे सपने आने लगे और जो एंटिटीज़ होती थी वो घरों में दिखना स्टार्ट हो गई। जो देवी माँ थी वो दादाजी साइड की औरतों को दिखाना शुरू करती हैं कि घरों में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से होने लग रही हैं। इन्होंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया था, या फिर इन लोगों को शायद ये पता नहीं था कि अगर तांत्रिक इस दुनिया से चला गया तो जो चीज़ें उन्होंने बांध रखी है वो सारी चीज़ों का असर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अब दादा साइड की फैमिली पे तो इस चीज़ का असर पड़ा ही पड़ा, लेकिन सबसे ज़्यादा असर पड़ा इस चीज़ का नाना की फैमिली पे। हुआ क्या, जो नाना जी बहुत ही ज़्यादा जाने जाते थे अपनी हेल्पिंग हैंड की वजह से, अपने नाम की वजह से, अचानक से उनके जो सीनियर हैं उन्हें एक झूठे केस में फंसा देते हैं। जहां पर 1991 की या 1993 की अगर मैं बात करूं तो 40 लाख रुपए का उन पर इल्ज़ाम आता है कि उन्होंने 40 लाख रुपए का कोई बहुत बड़ा करप्शन करा है, जिसकी वजह से नाना जी के नाम के ऊपर बहुत बड़ा दाग लग गया था। नाना जी बहुत बुरे डिप्रेशन में चले गए थे और लगभग उनके सारे खेत खलियान बिक गए थे, सारी प्रॉपर्टीज़ बिक गई थी, क्योंकि उस टाइम पर 40 लाख मेरे हिसाब से बहुत करोड़ हो सकते हैं उस टाइम के हिसाब से। लेकिन नाना जी ने फिर भी सरकार को वो पैसा दिया। हालांकि सरकार ने उन्हें ग्रीन चिट दी
कुछ महीनों बाद जब पता चला कि ये घोटाला उनके सीनियर ने करा था, लेकिन एक बार जब पैसा चला जाता है तो वो पैसा वापस नहीं आता, जिसकी वजह से नाना जी की जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। इस वजह से नाना जी बहुत ज़्यादा उखड़े उखड़े रहा करते थे। सबसे पहले तो एक इज्जतदार इंसान का नाम खराब होना, और फिर जो उसका रुतबा था वो ख़त्म हो जाना, और फिर ये पता चलना कि उसके पास अब पैसे भी नहीं बचे हैं। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, इसी तरीके से दादा के जो घर वाले थे उनके घर वालों में भी बहुत सारी दिक्कतें होनी शुरू हो गई। सबसे पहले दादा साइड के जितने भी जो उनके जानवर हुआ करते थे, भेड़ बकरी गाय भैंस, वो धीरे धीरे ख़त्म होने स्टार्ट हो गए, जिसका कोई भी रीज़न समझ में नहीं आ रहा था। दादी जी ने दादाजी से बात करी और उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे हमारे घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, हमारे घर में भी फाइनेंशियल लॉसेस होना स्टार्ट हो गए हैं और हमारे घर के जितने भी जानवर हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। तो हमें किसी एक ऐसे तांत्रिक को बुलाना चाहिए जो पहले तांत्रिक की जगह ले ले, मतलब जो पहले तांत्रिक इस दुनिया में नहीं रहे। जिस तरीके से उन्होंने चीज़ों को बांधा था और पूरी क्रिया की गई थी, तो दूसरे तांत्रिक को बुलाने की प्लानिंग होती है। अब इनके ही रिलेटिव में एक तांत्रिक थे जिनको निमंत्रण दिया जाता है। वो जो तांत्रिक थे वो घूमते फिरते दादाजी के घर की तरफ आते हैं, और जैसे ही पहला कदम घर में रखते हैं तो वो इधर उधर देखते हैं और उनके चेहरे पर अचानक से पसीना आ जाता है। दादी उनसे पूछती भी है कि भैया आप अंदर क्यों नहीं आ रहे। ये जो तांत्रिक थे ये इनके रिलेटिव में ही थे, मतलब जैसे बोल सकते हैं कि मुंह बोला भाई एक तरीके से मान सकते हैं। और वो तांत्रिक सीधा दादी की तरफ देखते और बोलते कि माफ़ करना, मैं आपके घर का पानी भी नहीं पी सकता हूँ और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और इस चीज़ का मुझे बहुत अफसोस है, और वो एक दिन मैं आपके सामने वो चीज़ ला के भी रख दूंगा। दादी जी जब तक इस चीज़ को समझती कि उस तांत्रिक ने क्या बोला, वो तांत्रिक वहाँ से जा चुका था। दादी ने दादाजी को सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे आज जो भैया थे वो आए थे और उन्होंने देख के पता नहीं ऐसे रिएक्ट किया जैसे हमारे घर में कुछ अजीब है। दादाजी ने इस चीज़ को सोचा कि अगले हफ्ते जब मुझे छुट्टी मिलेगी तो मैं उस तांत्रिक से बात करने जाऊंगा जो कि हमारे ही रिलेटिव में। लेकिन जो सबसे अजीब एक न्यूज़ आई इनके पास, जो सबसे अजीब खबर आई कि 5 दिन बाद जो दूसरे तांत्रिक थे वो उल्टी कर करके मर गए, उन्हें खून की उल्टी हुई और उनकी सडन डेथ हो गई। ये सुनने के बाद घर में अजीब सा माहौल हो गया कि ये कैसे हो सकता है कि कोई हमें ही ठीक करने आया और उसके साथ ये सब कुछ हो गया। ये होने के बाद दादाजी की तरफ की जो फैमिली थी वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी कि हमारे घर में क्या सही में इतनी बड़ी एंटिटी है जिसकी वजह से जो दूसरे तांत्रिक थे वो ख़त्म हो गए। पहले तांत्रिक के साथ भी यही हुआ था, लेकिन पहले तांत्रिक जो गए थे वो अपनी उम्र के हिसाब से गए थे, लेकिन जो दूसरे तांत्रिक गए उनकी तो उम्र भी इतनी नहीं थी, लेकिन वो बीमार जो 5 दिन रहे उसके बाद जो ख़त्म हो गए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया था। दादी जी ने दादाजी से बात की और उसके बाद तीसरे तांत्रिक को बुलाने की बात घर में रखी गई। इस दौरान जो दादी जी थी उनको देवी की तरफ से सपने आते थे और वो अजीब अजीब से सपने हुआ करते थे, जैसे इनके घर में कोई नींबू फेंक रहा है, सिंदूर रख रहा है और इनके कोई अपने ही है जिसका फेस क्लियर नहीं दिख रहा। मतलब जो देवी जी का आशीर्वाद था वो इस तरीके से था, इनको दिख तो जाता था लेकिन क्लियरली पता नहीं चल पाता था। तो इन्होंने क्या करा, एक तांत्रिक को बुलाया। उसने जैसे ही इनके घर में कदम रखा उसने एक ऐसी बात वहाँ पर खोल दी जिसे सुनने के बाद सबके आंसू निकल पड़े कि हमारे साथ ऐसा कोई कैसे कर सकता है। तो जो तीसरे तांत्रिक आए थे उन्होंने बताना शुरू करा कि हुआ क्या था। वो जो दूसरे तांत्रिक थे उनको यूज़ करा गया, मतलब आपके ही किसी रिलेटिव ने आपके घर की मिट्टी उठाई और जो दूसरे तांत्रिक आए थे उनके सामने जाके रख दे कि इस घर में एक अनाज का दाना भी पलना नहीं चाहिए या उगना नहीं चाहिए। तो हुआ कि जो दूसरे तांत्रिक थे उन्होंने बिना देखे सोचे समझे अपने ही भैया दीदी पे, मतलब जो जिनके घर वो गए थे उन्हीं के ऊपर उन्होंने काला जादू कर दिया था, एंटिटीज छोड़ दी थी, जिसकी वजह से दादा के घर में इतने सारे जो जानवर थे वो ख़त्म हो रहे थे। जब वो इंसान देखने के लिए आया कि इनके घर में क्या दिक्कत है और जब उस इंसान को पता चला कि ये तो मेरा ही करा धरा सब कुछ है, तो वो इतना ज़्यादा रिग्रेशन में हो गया। उन्होंने जब उतारा करने की कोशिश की तो जितनी भी एंटिटीज़ थे वो इतनी ज़्यादा एग्रेसिव हो गई क्योंकि इनको पूरा प्रोसीजर करने का पता था, उतारने का नहीं पता था, जिस वजह से दूसरे तांत्रिक की जान चली गई। तो तीसरे तांत्रिक ने ये चीज़ बताई कि दूसरा जो तांत्रिक गया था वो आपके ही रिलेटिव के वजह से गया था, मतलब दादाजी के कोई कज़न इसमें बहुत बड़े भागीदारी थे। अब मेन मुद्दा आता है कि क्या करा जाए। तो जितनी भी एंटिटीज़ उस घर में थी तीसरे तांत्रिक ने उन्हें मटके में कैद करा और वो अपने साथ लेके चले गए, क्योंकि डर इस चीज़ का था अगर मटके को कहीं दफना दिया गया और उसे बाद में किसी ने खोल दिया, जिस तरीके से नाना और दादाजी के घर के दुश्मन निकलते जा रहे थे, तो उस मटके को भी निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। इसलिए तीसरा तांत्रिक जो आया था अपने साथ मटके को लेके चला गया। लेकिन इन्होंने सोचा कि सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन कुछ भी इनके परिवार में सही नहीं हुआ। जहाँ पर देवी जी जो थी वो बार बार इनके सपने में आती थी और इनको बार बार इन्फॉर्म करने की कोशिश करती थी कि भाई अपने हालात सुधार लो वरना दिक्कत बनती चली जाएगी। अब जहाँ पर दादाजी के परिवार में इतने सारे जानवर जा चुके थे, वहाँ पर नाना जी के परिवार में कैसे सब कुछ ठीक रह सकता है। वहाँ पर जो नाना जी थे वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहने लगे थे और उनकी सीधा सीधा जो दुश्मनी हो गई थी वो नानी जी से हो गई थी।
मतलब सौम्या ने ये चीज़ हाईलाइट की कि अक्षय भाई आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जब हम छुट्टियों में कभी जाते थे तो हम देखते थे नाना जी नानी जी से कभी ढंग से बात करते ही नहीं थे। एक टाइम पे इनके बीच में जितना प्यार था, जितनी मोहब्बत थी, वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही थी। इस सारी चीज़ों में क्या होता था, जब नाना जी के लिए खाना बना के लेके जाती थी तो नाना जी साहब बोल देते थे कि तू अपनी शक्ल मुझे मत दिखाइए और मेरे को तेरे हाथों का खाना नहीं खाना। तो मतलब नाना जी नानी जी के हाथ का खाना भी नहीं खाते थे। अचानक से ऐसा क्या हो गया था, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था, और नानी जी समझ गई थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इधर से नाना जी को जो परिवार था उसमें नानी जी किसी तांत्रिक को बुलाती है और जब दिखवाती है तो वो तांत्रिक फिर एक ऐसी खबर दे देता है जो कि चौथा तांत्रिक था। वो बताते हैं कि नाना जी के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है जो इन्हीं के रिलेटिव्स में से किसी ने किया हुआ है। और ब्लैक मैजिक किस तरीके का हो रखा है वो अब मैं आपको बता देता हूँ। नाना जी के कपड़े ले रखे हैं जो उनके यूज्ड कपड़े हैं, जिसको एक पेड़ से बांध रखा है जो कि एक सूखा पेड़ है जो खेत के बीच में है। और वो पेड़ ऐसा है कि वो दिन पर दिन बूढ़ा होता जा रहा है ब्लैक मैजिक की वजह से, जिसकी वजह से 15 दिन के अंदर वो पेड़ मरेगा और उसके बाद नाना जी इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे। और वो तांत्रिक बस वेट कर रहा है 15 दिन कैसे खत्म होंगे और फिर उस पेड़ को वो उखाड़ेगा अपने हाथों से और यहाँ से नाना जी की जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो ये पता चलने के बाद जो नाना जी के परिवार वाले थे उन्होंने भाई रिक्वेस्ट करी कि प्लीज नाना जी को बचाया जाए। तो इन्होंने अपनी तरफ से क्रियाएं स्टार्ट की और जो एंटिटीज नाना जी के घर में थे उन्हें कैद करना स्टार्ट करा। कैद करने के बाद क्या हुआ, नाना जी के जो हालात सुधरने चाहिए थे वो हालात सुधरे नहीं, बल्कि उनका कैंसर डिटेक्ट हो गया। ये सारी चीज़ें सुलझने की जगह नाना जी के पास एक ऐसी बीमारी पहुंच गई जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं था, कैंसर। घर वालों के करोड़ों रुपए लग गए क्योंकि घर वाले धीरे धीरे बड़े होते जा रहे थे और सब जितना पैसा हो सकता था वो सारे जो है पैसा देने लग रहे थे। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ, नाना जी की 5 संतान थी जहाँ पर 4 लड़कियाँ 1 लड़का, लड़का सबसे छोटा था। इन सब चीज़ों में हुआ क्या, सौम्या के जो मामा जी थे जो सबसे छोटे वाले बेटे थे नाना जी के, वो भी नशे पत्तों में घुसना शुरू हो गए, घूमना फिरना, दारू पीना दिन पे दिन उनका बढ़ता चला गया, जहाँ पर फैमिली के इतने लॉसेस होने स्टार्ट हुए और फाइनली 2018 में आके नाना जी शांत हो गए। नाना जी 2018 में इस दुनिया को छोड़ के जा चुके थे और ये सारी चीज़ें अब सौम्या के साथ होनी स्टार्ट हो गई थी। सौम्या सोने के लिए लेटती और अचानक से कोई ब्लैक शैडो उन्हें दिखती जो पूरे घर में घूमती दिखती थी। सौम्या बार बार अपनी मम्मी को बताती कि मम्मी मुझे कोई घर में दिख रहा है, और उनकी मम्मी उन पर बिलीव ही नहीं करती। बार बार ऐसा लगता है जैसे उनकी मम्मी उनका मजाक सा बना देती थी। जब एक दिन मौसी इनके घर पे आती है तो मौसी ने इनकी मम्मी को बताया कि भाई ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे घर में कोई दिक्कत है, तो इस दिक्कत को ठीक करवा लो। सौम्या की मम्मी ने फिर भी इस चीज़ को नहीं समझा। तो फाइनली सौम्या की मम्मी के ड्रीम्स में देवी आती है और दर्शन दे के बताती है कि तुम्हारे घर में एक बहुत नेगेटिव एंटिटी है जिसको तुम्हें निकलवा लेना चाहिए। फिर दोबारा एक तांत्रिक को बुलाया जाता है और यहाँ पे तांत्रिक आके बताते हैं कि तुम्हारे घर पे ब्लैक मैजिक हो रखा है जिसमें मशानी क्रिया कर रखी है और एक मशान छोड़ रखा है। ये मशान कोई आम मशान नहीं था, ये मशान सबको ले जाने आया था, लेकिन फिर भी जो तांत्रिक आए थे उन्होंने इस मशान को घर से बाहर निकाला। लेकिन हालात बद से बदतर हो चुके थे क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अब सौम्या इस चीज़ के टारगेट बन गई है। अब सौम्या बड़ी हो चुकी थी और अप्रॉक्सीमेटली उनकी एज 28 से 29 साल की हो गई थी, जहाँ पर सौम्या का एक लड़के से 8 साल का रिलेशन था और इनकी काफ़ी टाइम से शादी की बात चल रही थी। तो सौम्या ने अपने घर वालों के सामने सारी सिचुएशन रखी कि मैं एक इंटरकास्ट मैरिज करना चाहती हूँ, मुझे सपोर्ट करो। शुरू में घर वालों ने आनाकानी करी, लेकिन उसके बाद घर वाले इंटरकास्ट मैरिज के लिए मान गए। सौम्या की शादी 2020 में बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से हुई। लड़का बहुत अच्छा था, दोनों बैंगलोर में मिले थे जब सौम्या अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। आईटी फर्म में काम करते करते वहीं पर ही अपने हमसफ़र से मिली थी और शुरू से ही इनका यही प्लान था कि हम आगे जाके शादी करेंगे। शादी होने के बाद ये दोबारा बैंगलोर शिफ्ट हो गए। जब अपने यहाँ पर आए थे ये उड़ीसा में शादी करके वापस गए। शादी के बाद जब ये लोग बैंगलोर शिफ्ट हो गए तो इन्होंने अपने घर वालों के सामने अपने आगे के प्लान्स रखे कि ये लोग लंदन शिफ्ट होना चाहते हैं। लेकिन लंदन शिफ्ट होने के लिए सौम्या का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कुछ पार्ट रह गया था जो उन्हें सीखना था। तो सौम्या ने इस चीज़ को अपडेट किया कि पहले मैं लंदन जाऊंगी स्टडी वीज़ा पे, उसके बाद वहाँ पर अपनी जॉब लूँगी लंदन में और उसके बाद जो है हस्बैंड वहाँ पे आएंगे। ये सारी चीज़ें करते करते इनके बीच में थोड़े बहुत तो मनमुटाव हो ही गए थे, जैसे लव मैरिज में लड़ाइयाँ होती हैं। लेकिन सौम्या ये जानती थी कि इनके और इनके हस्बैंड के बीच में प्यार बहुत था। 2022 में सौम्या मूव हो जाती है लंदन। वहाँ पर जब वो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर रही थी तो एक टाइम ऐसा आया जहाँ पर उन्हें बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा था क्योंकि खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो सौम्या के लंदन जाने के बाद सौम्या को पता चलता है कि जो उनके हस्बैंड है उनकी कंपनी में बहुत बड़े बड़े डिसीजन लिए गए हैं जिनकी वजह से उनके हस्बैंड जो है वो डिप्रेशन में चल रहे थे। तो सौम्या ने अपने एक कज़न को बोला कि एक बार तू 2-3 दिन रहे अपने जीजू के पास और देख कि उनके क्या हालात चल रहे हैं, क्योंकि वो अकेले पड़ रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर झेलना पड़ रहा है ऑफिस में।
तो जब ये कज़न आते हैं तो सौम्या ने बताया कि मैं लंदन में थी, अपनी हायर एजुकेशन के नोट्स बना रही थी, असाइनमेंट बना रही थी। अचानक से जो उनके कज़न है उनका कॉल आता है, और कॉल आते ही सिर्फ इतनी आवाज़ आती है कि मैं जीजू को हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, कुछ हुआ है जिसकी वजह से एम्बुलेंस बुलाई है, तो तू कॉल पे रही हो। यहाँ पे सौम्या बहुत बुरी तरीके से डर गई थी कि अचानक से उनके हस्बैंड के साथ हुआ क्या। 10 मिनट बाद कॉल आता है और सौम्या को पता चलता है कि उनके हस्बैंड इस दुनिया में नहीं रहे। सौम्या के पैरों तले ज़मीन निकल गई थी, जॉब तक नहीं थी, पढ़ाई वो कर रही थी, लंदन स्टडी वीज़ा पे गई थी और उन्हें जॉब चाहिए थी। उन्होंने 3 वहाँ पर शिफ्ट करी, जहाँ पर उन्होंने बुरे से बुरे दिन देखे, रेस्टोरेंट में काम करे। बड़ी मुश्किल से उन्हें फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की वहाँ पर जॉब मिली, जो उनके हिसाब से वहाँ पर ठीक थी। लेकिन उससे पहले उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देख लिए थे, क्योंकि घर वालों से पैसे मांगना उस उम्र में शादी के बाद थोड़ा सा ठीक नहीं रहता। फिर कुछ टाइम बाद सौम्या ने एक डिसीज़न लिया कि अब मुझे बैंगलोर वापस आ जाना चाहिए और मैं बैंगलोर से अपनी जो है दोबारा अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करूँगी, क्योंकि वो अपने मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, जैसे वो अपने हस्बैंड को मिस कर रही थी। जैसे ही वो वापस आती है बैंगलोर में, अचानक से सारी नेगेटिव चीज़ें उनके साथ शुरू हो जाती हैं। जो उनके परिवार में सारी चीज़ें होती आ रही थी, उन्हें ऐसा फील होता है कि इनके हस्बैंड भी जो है ब्लैक मैजिक से गए हैं, और वही हुआ। अचानक से सौम्या को एक दिन देवी जी जो सपने में आके दिखाती हैं कि सौम्या के हस्बैंड किसी एक पेड़ से बंधे हुए हैं, एक पहाड़ के बिल्कुल साइड में, जिसमें से लावा फूट फूट के निकल रहा है और उन्हें कोड़ों से कोई बुरी तरीके से मार रहे हैं। सौम्या को पता चलता है कि उनके जो हस्बैंड है वो भी ब्लैक मैजिक से गए थे। मतलब पूरा परिवार जो है बुरी तरीके से कर्स हो रखा है, दादा वाली फैमिली, नाना वाली फैमिली। और सौम्या ने अपडेट करा, अक्षय भाई 2025 आ गया, लेकिन अभी भी मेरी ज़िंदगी में से ये सारी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है। अभी भी मैं उन्हीं चीज़ों से जूझ रही हूँ, जहाँ पर इनके जो कज़न है वो भी दारू में पड़ गए, बुरी तरीके से नशों में पड़ गए। इन्होंने हमें ये सारी चीज़ें इन्फॉर्म की इनकी ज़िंदगी में क्या क्या चल रहा है, और इन्होंने बस यही बोला कि मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन में अगर चीज़ें निकल के आती है तो भाई घर परिवार में अगर आपको कुछ भी फील होता है तो उसी टाइम आपको एक्शन ले लेना चाहिए, आप बैठ के वेट नहीं कर सकते। इसके बाद मैं आपको यही बोलूँगा कि जो मूवी मैंने आपको रिकमेंड की है छोरी 2, उसे जाके अमेज़ॉन प्राइम पे ज़रूर देखिएगा, और मुझे वो बहुत पसंद आई। आई होप आपको भी काफ़ी पसंद आएगी। तो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मूवी आपको कैसी लगी। फर्स्ट पार्ट आया था, सेकंड पार्ट आ गया है, लाजवाब मूवी बनाई गई है हॉरर कॉन्सेप्ट के ऊपर, जाके देखिएगा। और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगा अमेज़ॉन का, तो क्लिक करके आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको यही बोलूँगा भाई, जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और इसके बाद मैं हमेशा से ये बोलता हूँ, इस वीडियो को शेयर कर देना वहाँ तक जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है, क्योंकि हम जिस तरीके का अवेयरनेस का काम कर रहे हैं वो बहुत कम लोग कर रहे हैं, शायद ही कोई कर रहा होगा। तो मेरी आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि हमारा मोटिवेशन बनाए रखिए। फ्रीली आपसे एक सर्विस मांग रहे हैं, बस जाके सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। और हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, उसको भी जाके देखिए, और जितना ज़्यादा हो सके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जैसे ही लोग जो हमें रियल इंसिडेंट भेजते हैं उस चैनल पे आके अपने रियल इंसिडेंट सुनाते हैं, आप बीती बताते हैं। और आप भी अगर उसका सदस्य बनना चाहते हैं तो पूरी प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। जो स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको नंबर दिख रहा है उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए कि अक्षय भाई हम भी आना चाहते हैं पॉडकास्ट पे, तो उस रिकॉर्डिंग को रिव्यू किया जाएगा और फिर आपको बुलाया जाएगा। दिल्ली में हमारा सेंटर है, जनता के सामने हम एक अवेयरनेस ऐसा फैलाएंगे, कोशिश करेंगे कि जनता ज़्यादा से ज़्यादा सावधान हो और अपने लिए कुछ ऐसी चीज़ें रखे जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा समझ सके कि आज की ज़िंदगी में किस तरीके से ब्लैक मैजिक फैलता जा रहा है। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। जितना ज़्यादा हो सके इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार देते रहिए, परिवार में प्यार बनाए रखिए, थोड़ा सा बाहर वालों से मतलब कम रखिए, क्योंकि एट द एंड हमेशा पता चलता है, जैसे इस पूरे केस में पता चला कि यहाँ अपनों की ही इन्वॉल्वमेंट थी और जिस तरीके से चीज़ें हुई। तो आखिरी में मैं आपको बता देता हूँ, शुरू से ही इनकी फैमिली में औरतों को ख़त्म करने की प्लानिंग करी जा रही थी, क्योंकि जो देवी आती थी वो बहुत सारी चीज़ें बता देती थी जिसकी वजह से दूसरों के काम बिगाड़ दिए जाते थे। तो ये मान लीजिए नाना जी आखिरी में बलि दे के चले गए कि उन्होंने अपने ऊपर सब कुछ ले लिया और अपनी सारी बच्चियों को बचा लिया। आखिरी में आपको मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जितना ज़्यादा हो सके अपना ध्यान रखिए। टिल देन नई वीडियो, नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। किसी से बात नहीं करते थे, नानी के तो सामने भी नहीं जाते थे। नानी को सामने अगर देखेंगे बोलेंगे तो उस तरफ घर में जा, तू मेरे सामने नहीं आना। ऐसी वीरान सुनसान जगह में खोद के उसको दफनाते हैं ताकि दूसरा कोई उसको तोड़ के फिर से वापस उसको ना निकाल दे, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है वो सारा चीज़। फिर मुझे एक दिन, नेक्स्ट वाले दिन मुझे एक सपने में आता है कि मेरे हस्बैंड को किसी ने बांध दिया है